मेरा दोस्त रजब भट्ट, ठीक है, तो उसने स्लोली पहले अपनी वाइफ को क्विट करा यूट्यूब ब्लॉगिंग के अंदर से, ठीक है, उसने उसको वहाँ पे स्लोली तो उनको भी पता है। तो जब हमारी होती है डिस्कशंस, वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, वो कहते हैं कि यार अगर हमारी सोसाइटी जो है वो इस हद तक पैनिक में है तो हमें भी थोड़ी सी चीज़ को, इस क्रिटिसिज्म को फेस करना चाहिए, चलो हम भी थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, तो क्विट करते हैं। तो उन्होंने क्विट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप वो क्विट कर दिया है? हाँ, क्विट कर दिया। फैमिली व्लॉगिंग को फैमिली व्लॉगिंग को उसने मोस्टली क्विट कर दिया। वो आपने देखा होगा उसके व्लॉग में उसके दोस्त होते हैं, उसकी फैमिली कोई नहीं होती। कभी महीने बाद अगर उसकी अम्मी आ जाए, उसकी माँ जी आ जाए, अगर उसकी वाइफ आ जाए, तो वो अब मैं रजब भट्ट को फैमिली व्लॉगर नहीं कह सकता, क्योंकि अब आप ऑन वर्स लास्ट 3 to 4 months देख लें, वो उसके मोस्टली व्लॉग्स के दोस्तों के साथ ही हैं, मेरे साथ हो गए, दोस्तों के साथ। इट इज डिसाइडेड कि अब इसी तरीके से चल रहा है वो, हाँ, कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेगा वो, ठीक। हाँ, और वो बहुत ट्रबल में है इस वक्त, आपका दोस्त है, आप उसके साथ बैठ के देखिए ट्रबल में। अच्छा, कोई भी मुश्किल में हो ना, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। वो प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान का लड़का है, पाकिस्तान का यंगस्टर है, और यूथ के लिए उसको एग्जांपल सेट करनी चाहिए। बाहर है, प्रॉब्लम में है, हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों है ये प्रॉब्लम्स? क्यों? खुद क्रिएटेड है, खुद क्रिएट की गई हैं। देखें कि जब इंसान सोशल मीडिया पे 40-50 मिनट्स का ब्लॉग कर रहा होता है और वो कंसिस्टेंसी से कर रहा है पिछले 3 सालों से, तो सम टाइम होता है कि उसकी ज़बान से कुछ आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं जो कि उसकी नीयत नहीं होती और उसका असल मकसद वो नहीं होता, ठीक है। अब उसका पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इशू बना, हाँ। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्त के पास थी, वो भी हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। उससे पहले उसका जो इशू हुआ, हमने वो भी रिजॉल्व किया। फिर वो उस जब प्रॉब्लम में था, फिर वहाँ से दुबई आया, फिर मैं उसको यूके ले गया, ठीक है। मैंने उसकी मुश्किल वक्त में जितना हुआ मैंने उसके साथ किया, ठीक है। अभी उसके ऊपर जो लेटेस्ट 295 का केस बना है, ठीक है, वो परफ्यूम वाला नहीं, वो तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो तो फिनिश्ड है। अब जो नया जो मसला बना है 295, ये जो उसकी 2 साल पुरानी वीडियो थी सहाबा कराम वाली, ठीक है। अब देखें कि 2 साल पहले वाली वीडियो को उठा के उसको फिक्स करना इस तरह, ये भी तो ज्यादती है। वो तो बड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन ऑब्वियसली अब एक बंदा माइक है ना, हाँ, मैं आपको एक चीज हाँ, बताता हूँ, ये माइक है, हाँ, इस माइक पे क्या बोलना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बोलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही माइक बहुत सेंसिटिव चीज है, इसलिए जब आपके पास फेम भी है, फॉलोइंग भी है, तो उस वक्त आपको बहुत संभल के पाँव रखना पड़ता है, बहुत नपी-तुली गुफ्तगू करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है भाई, ये एक्सप्लोसिव है, ये बहुत डैमेज कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ज़ाहिर है इंसान जुबान से लफ्ज़ निकल जाता है, निकलता है, इंसान से निकलता गलती है, होती है, होती इस है। चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, हाँ। ठीक। और उसके साथ अगर उस चीज़ को बार बार देखिए, जैसे हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे हमारा सेंसर बोर्ड है ना, एडिटोरियल पॉलिसी है, हमारा एक रिपोर्टर जिसने खबर दी है वो एज इट इज पब्लिश नहीं हो जाती, बल्कि उसको कंट्रोलर न्यूज़, फिर डायरेक्टर न्यूज़, नीचे एडिटर्स, सबसे छन के फनल होके वो चलती है। लेकिन ब्लॉग में क्या है कि आपने रखा हुआ है फोन, आप अकेले ही बना रहे हैं उसको, क्रिएटर भी हैं, एडिटर भी हैं, आप एडिटोरियल पॉलिसी भी आप डिसाइड कर रहे हैं और आपने उसको फेंक दिया, फायर कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब व्लॉगर्स को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा एडिटोरियल कंट्रोल क्या है। एडिटोरियल कंट्रोल बहुत जरूरी है इसमें। आपके बैकएंड पे एडिटर, सोशल मीडिया जो टीम होती है, उनको देखना चाहिए कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप पब्लिश कर रहे हैं आप उसको डबल चेक तो करें कि उसने क्या क्या बोला है। अगर वो आप ऐसी फटाफट टक कर देंगे तो वो चीजें बाद में एस्केलेट भी हो जाती है। और ब्रांड्स के साथ कोई कंसल्टेंट्स भी होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, जो उनकी थोड़ी ग्रूमिंग भी करें। हाँ, अगर आप डायरेक्ट डील करेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मुझे बढ़ना है उस तरफ, उस केस की तरफ जो NCCI का केस है। मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूं और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को छुड़ा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं डकी के साथ 7 सालों से हूँ। डकी पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया, मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहां से निकाला, चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा, मैंने वो किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लोगों को पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे जब पता चला कि डकी अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी, सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि NCCI वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डकी की वाइफ को फ़ोन किया, ठीक है। मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है, और मैंने अपने एक दोस्त से कॉन्टेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, ज़ैन कशी साहब, जो कि FI के बड़े एक्सपर्ट एक वकला हैं, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया।
हमने वहाँ वहाँ आप यूके में थे? मैं यूके में था, मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था, पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था, मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑनबोर्ड किया, हमने वहाँ भेजा वकील, टक्की की फैमिली को वहाँ भेजा, तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतज़ार पजौता साहब को हमने PTI के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ मैं पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये PTI के वकील है, ठीक है। तो उन्होंने डक्की की फैमिली ने कहा, तो उन्होंने नायब सदर जो है ना वो हाई कोर्ट से भेज दिया, तो फिर 4 दिन का रिमांड हो गया। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम वकील चेंज नहीं करेंगे और इनको हम फाइट करने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने वकील, इन दौरान मेरा डक्की से कॉन्टैक्ट था, मेरा एक दोस्त वहाँ पे था, मैं इन कॉल के साथ कॉन्टैक्ट में था, वहाँ FIA की कस्टडी में कॉन्टैक्ट में था, मेरी उससे बात हो रही थी। लेकिन डक्की का जो भाई था ना पीछे, वो थोड़ा सा ढीला था, वो कह रहा कि नहीं जी हमने अब वकील चेंज करना। तो उन्होंने वकील कर लिए, वो उस्मान साहब। तो जब उन्होंने उस्मान साहब कर लिए तो मैंने डक्की से बात की, मैंने कहा ये हमें वकील चेंज नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि यार मुझे पहले भी उसने मोटरवे वाले केस में निकाला था, तो शायद मुझे वो जल्दी निकाल लेगा। तो जब वो तीसरे वकील साहब आए हैं, उसके बाद फिर रिमांड पे रिमांड चलता रहा। और फिर मैंने जब देखा कि ये रिमांड पे रिमांड चल रहा है तो मैंने 27 को मैं फ्लाई किया हूँ लंदन से, और 28 अगस्त में पहुँचा हूँ अपना पाकिस्तान। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ 28 अगस्त 1 बजे। मैंने क्योंकि मेरा सबसे कॉन्टैक्ट था, तो मैंने कहा कि 28 अगस्त मेरे साथ वकील जो इधर आए बैठे हुए हैं, मैंने कहा आज हमने जाना कचहरी और इंशाल्लाह ताला हमने हर हाल पे फाइट करने और उसको जुडिशल करवाना है। ये जो वकला की टीम बैठी, हाँ, मैंने कहा था हमने उनको जुडिशल करवाना है हर हाल पे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो मैं ये उसी रोज वीडियो थी, उसी रोज की वीडियो थी। हाँ, तो मैं वहाँ पे कचहरी से मैं हो जाता हूँ लेट, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आज वो डक्की को फिर अली पेश कर रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे। मेरा टाइम थोड़ा डिले हो जाता है। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक बंदे से कनेक्ट करवाया जो कि डक्की को लेके जा रहा था वापस। उसने मुझे कहा कि आप गुलबर्ग ऑफिस के बाहर आ जाएं, मैं आपकी वहाँ मुलाकात करा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। डक्की से मैं वहाँ चला गया, मेरे वकील साहब मेरे साथ थे। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो गाड़ी से निकला है सब इंस्पेक्टर जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसका नाम है अली रज़ा। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, उसने कहा अंदर आओ। मैंने कहा भाई मैं अंदर क्यों आऊँ? उसने कहा तुम अंदर आओ, और मुझे ज़बरदस्ती अनलॉफुल उसने मुझे डिटेन किया और मुझे अंदर ले गया। वो मुझे ले गया DD साहब के रूम में, डिप्टी डायरेक्टर के साहब को मुझे रूम में ले गया। वो वहाँ पे वही बंदा जिसने मुझे नोटिस इशू किया हुआ शोएब रियाज, इसी ने मुझे जनाब वहाँ पे मुझे कहा अपने कैसे हो, ठीक हो, तुम तो नहीं बैटिंग शैटिंग करते? मैंने कहा मैं नहीं करता। उसने कहा चलो अपने फ़ोन दो मुझे। मैंने अपने उसको दोनों फ़ोन दे दिए। एक फ़ोन में तो मेरे सोशल मीडिया था, उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं, साइड पे रख दिया। दूसरा उसने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि ये क्यों मेरे फ़ोन चेक कर रहे हो? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। 5 मिनट गुजरे हैं तो मेरे वकील आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ फ़ोन। वो एक अनलॉफुल डिटेंशन थी और मेरे फ़ोन मुझसे चोरी किए गए एक किस्म के। उस वक्त नोटिस सर्व नहीं हुआ था? मुझे कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर। ठीक है।